नमस्कार, मैं रविश कुमार। मांस खाना ना तो धार्मिक रूप से अपराध है, ना सांस्कृतिक रूप से। फिर भी कुछ मांसाहारियों की एक खूबी होती है, वे तीज त्योहार के टाइम 1 दिन से लेकर 9 दिनों के लिए शाकाहारी हो जाते हैं। हमारे बिहार में छठ पूजा समाप्त नहीं हुई कि लोग घाट से ही मछली खरीदने दौड़ पड़ते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के वक्त अंजलि के बाद ही मुड़ी घंटों और कौशा मांसो खाने लगते हैं, तो उत्तर भारत में नवरात्र के समय व्रत करने वाले 9 दिनों तक बिल्कुल ही मांस को हाथ नहीं लगाते। ऐसे कई मंदिर हैं जहां भैंसों की बलि दी जाती है। बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मांस नहीं होता है, भैंस, बैल और बछड़े का भी होता है। बीफ खाने के विवाद को हमें मांसाहार बनाम शाकाहार वालों से अलग देखना चाहिए। वो लोग काफी उदार होते हैं। वैसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज तक के मंथन कार्यक्रम में राजदीप सरदेसाई से कह दिया कि जो ये आस्था और विश्वास का मुद्दा है, गाय को भारत में पवित्र माना जाता है, तो हम इसे मारने की अनुमति नहीं दे सकते। जो इसके बिना नहीं रह सकते उन्हें पाकिस्तान या अरब देशों में चले जाना चाहिए। नकवी साहब से पहले गिरिराज सिंह ने भी मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात कही थी। बेचारा पाकिस्तान भी नकवी और गिरिराज जी के कहने पर कितने लोगों को एडजस्ट करेगा, अपने खुद ही परेशान है, कहीं कश्मीर से बड़ा मसला बीफ ना हो जाए। बुधवार सुबह इंडियन एक्सप्रेस में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब का बयान पढ़ा तो लगा कि मोदी साहब की सरकार में कोई तो है जो बीफ खाता है और खाने को लेकर शर्मिंदा नहीं है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं, बीफ खाता हूं, क्या कोई मुझे रोक लेगा? इसलिए किसी की आदत को लेकर इतना टची यानी छुई मुई नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिजो ईसाई कहे कि यह यीशु की भूमि है तो पंजाब या हरियाणा में किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और वे हिंदू आस्था के हिसाब से कानून बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जहां हम बहुसंख्यक हैं तो हमें अपने हिसाब से करने दो। काश के किरण साहब अपनी बात पर अड़े रह जाते, मगर आज सुबह उन्होंने दोपहर स्पष्टीकरण भेज दिया कि मेरे बयान को मिसकोट किया गया है। जब सिविल सोसाइटी और प्रेस ने मुझसे पूछा कि क्या बीफ खाने पर उन्हें पाकिस्तान जाना होगा, मैंने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है और खान पान की आदतों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हिंदू बहुल राज्यों में हिंदू आस्था और भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत में एक नया फैशन चल गया है, जो भी हिंदू के खिलाफ बोलता है वो सेकुलर हो जाता है। प्रधानमंत्री का विजन 1 अरब 20 करोड़ लोगों के लिए है, हमें सांप्रदायिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। वैसे गौर से देखेंगे तो इसमें दोनों बयान में आई वाज मिसकोटेड के अलावा कुछ भी मिसकोटेड नहीं है, लेकिन इसमें रिजिजू साहब बीफ खाने का समर्थन तो कर ही रहे हैं। शायद इसी को और क्लियर करने के लिए वो शाम को गुवाहाटी से बयान देते हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मिजोरम के लोग, सिविल सोसाइटी और प्रेस ने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें बीफ खाने पर पाकिस्तान जाना होगा, तो मैंने कहा कि हम संविधान से शासित होते हैं जिसमें हमारी आस्था है, जिसका सम्मान करते हैं। मैंने यह भी कहा कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कोई बीफ नहीं खाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मुझ पर थोपा जाएगा। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस सफाई में भी एक झोल रह गया। वे अब कह रहे हैं कि थोपा नहीं जाना चाहिए। क्या वे एक्सप्रेस वाली बात ही कह रहे हैं? मिजोरम में रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मगर मेरे पास नहीं है। रिजिजू ने एक्सप्रेस को चुनौती भी नहीं दी है, क्या पता एक्सप्रेस ही रिकॉर्डिंग सामने रख दे। दूसरी सफाई में उनका इस बात पर जोर है कि मेरे परिवार का कोई बीफ नहीं खाता है। उनसे यह पूछा जा सकता था कि क्या वे महाराष्ट्र, हरियाणा की तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में भी गौ मांस पर प्रतिबंध की वकालत करते हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्य, बंगाल और केरल में बीफ खाने या बेचने या गाय के काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बिहार, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली सहित जम्मू कश्मीर में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध और बहुत जमाने से है। मुंबई में 1956 से गाय का मांस नहीं बिक रहा है औपचारिक रूप से। विनोबा भावे के कहने पर कुरैशी समाज ने बेचना बंद कर दिया था। महाराष्ट्र में भी 1976 से प्रतिबंध था इस कानून को, लेकिन यहां पर 1995 के संशोधन को इस साल मंजूरी मिली है। नई सरकार ने गौवंश हत्या बंदी कानून के जरिए बैल और बछड़े के मांस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में 80% बीफ बैल और बछड़े का होता है। गाय का मांस तो बिकता ही नहीं है। कुछ स्मगलिंग होता है वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में गाय का मांस रखना, भैंस का मांस रखना, खाना या कहीं और से ले आएंगे तो ये जुर्म है, अपराध है, जेल जा सकते हैं 7 साल के लिए। भारत दुनिया में ब्राजील के बाद भैंस के मीट का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। महाराष्ट्र, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। भैंस को लेकर कोई राजनीति नहीं है, जबकि आप हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाएं तो पता चलेगा कि लोग अपनी भैंसों से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे इस भैंस के निर्यात पर आंदोलन भी नहीं करते हैं। कांचा इलैया ने बफेलो नेशनलिज्म किताब में सवाल उठाया कि गाय पवित्र है तो भैंस क्यों नहीं है? गाय का काटना जुर्म है तो भैंस की बलि क्यों जायज है? महाराष्ट्र में प्रतिबंध के बाद किसान नाराज बताए जा रहे हैं। गोवंश हत्या बंदी कानून के बाद बीमार बैल और बछड़ों को पालना मुश्किल हो गया है। कई बार किसान इन्हें बेचकर 15 से 20 हजार कमा लेते हैं, कर्जा कम कर लेते हैं। अब इन्हें सूखे में भी बीमार बैलों की तीमारदारी करनी पड़ रही है।
गौहत्या और गौमांस खाने को लेकर हमारे देश में राजनीतिक टकराव आज से नहीं, जमाने से हुए और दंगे हुए हैं। लाउडस्पीकर और गौमांस को लेकर कई दंगे हो चुके हैं आपके देश में। दलित कार्यकर्ता और ईसाई कहते हैं कि वे बीफ खाते रहे, यह उनका भोजन है। हिंदू समाज की उच्च जातियों में भी कई लोग बीफ खाते हैं। आपको बाबर से लेकर अकबर तक का फरमान मिलेगा कि हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए गौमांस नहीं खाना चाहिए। गांधी का भी बयान मिलेगा, डॉक्टर अंबेडकर का भी, उन्होंने विस्तार से लिखा है और ये भी चुनौती दी है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों और हिंदुओं ने कभी गौमांस खाया ही नहीं। इसी पर इतिहासकार डीएन झा की किताब द होली काउ भी है। काफिला.org पर सुभाष गताड़े ने लिखा है कि सावरकर ने जिक्र किया है कहीं कि गाय ना तो मां है ना भगवान है, मगर एक उपयोगी जानवर जरूर है। दूध क्रांति के जनक बी कुरियन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमारे डेयरी बिजनेस में जरूर है कि जो अस्वस्थ गाय हैं उन्हें हटाते रहना चाहिए ताकि जो सीमित संसाधन है उसे स्वस्थ गायों तक पहुंचाया जा सके। मायावती ने महाराष्ट्र में गौवंश हत्या कानून का समर्थन किया है। पंजाब सरकार ने इसी 20 मई को एक फैसला किया है कि राज्य के 472 गौशालाओं को मुफ्त बिजली दी जाएगी। देश की 6 बड़ी मांस निर्यातक कंपनियों में 4 के मालिक हिंदू हैं। बीमार गायों और चौराहों पर पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर गायों के लिए तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ी और बीमार गायों का रखरखाव कौन करेगा? भारतीय राजनीति के इस सवाल पर ऐसा कुछ नहीं बचा है जो कहा नहीं गया है। रोजगार से लेकर आहार तक इस पर चर्चा हो गई है। रिजिजू साहब हो सकता है कि एक बार और सफाई दें, लेकिन क्या हम इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के चश्मे से देख सकते हैं? नहीं, खाने वाला तो वैसे ही मांस नहीं खाता है किसी भी चीज का, और जो खाता है उससे कानून से ही क्यों वंचित किया जाए। तो प्राइम टाइम में हम लोग 5 लोग हैं आज ज्यादा। राकेश सिन्हा जी हैं, राजनीतिक समीक्षक, प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, समाजशास्त्री, शाइना एनसी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, आप सांसद भी हैं, हैदराबाद से हैं, इरफान इंजीनियर साहब आप निदेशक हैं CSSS के। शाइना जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं कि देखिए, गोवा के एक मंत्री भी कह चुके हैं, लक्ष्मण जी, कि भाई हम खाते हैं, हमारी सांस्कृतिक चीज है। अब रिजिजू साहब भी कह रहे हैं जी। तो क्यों ना जो खाता है उसके अधिकारों का या उसकी आदतों का सम्मान किया जाए। रविश जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब संविधान में एक प्रावधान है और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली हर एक प्रदेश के जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज हैं वो अलग अलग दृष्टि से इस मुद्दे को देखते हैं, तो क्यों नहीं बहुमत जब सरकार के पास है और जब सरकार के पास अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से चर्चा होती है, डिबेट्स होती है और फिर वो पारित करना चाहते हैं और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाँ कहते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों? हमेशा हम ये सोचते हैं कि ये देखिए, आपके मंत्री ने कहा है, रिजिजू साहब ने कहा, जो कहा है, गोवा के मंत्री ने कहा, आपने पढ़ा 2 बार। मैंने उनके तीनों बयान को ध्यान से देख लिए। मेरी जितनी सहज बुद्धि है उसमें तो कोई अंतर नहीं है, वो उतना अंतर तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसका इतना सतहीकरण नहीं करना चाहता कि 2 मंत्रियों में लड़ाई हो गई है। वो बहुत साधारण सा सवाल है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर रिजिजू साहब कह रहे हैं, वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर राज्यों में इसे लागू कर देना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं, गोवा के मंत्री कह रहे हैं, तो क्यों ना जो लोग खाते हैं उनके खाने की भावना का सम्मान किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ वो मुद्दा नहीं है जो गोवा में परिस्थिति है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो सोशियोलॉजिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग हैं, उनकी आस्था के मुद्दे अलग हैं। यहाँ हम क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में, जब महात्मा गांधी इस मुद्दे को लेके सबके सामने आते हैं तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा गांधी का समय समय पर अलग अलग इस्तेमाल होता है ना, आप पाबंदी कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, जो आप चर्चा के बाद, विवाद के बाद जो आप पारित करना चाहते हैं और ये कानून की दृष्टि से आप बनाना चाहते हैं, और जो ये प्रावधान है, तो हमने गलत क्या चीज की है? मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया है कि नहीं किया, उस पर तो मैं जजमेंट नहीं देना चाह रहा हूँ। अभी मैंने तो एक सवाल पूछा है रिजिजू साहब, आप अभी कह रही हैं कि सोशल और कल्चरल क्लाइमेट के हिसाब से लेके, एक सेकेंड, लेकिन मुझे प्लीज मेरा पॉइंट तो बता। आप जिस ढंग से मुझे रोक रहे हैं, ऐसे मुझे मैं रोक नहीं रहा हूँ। देखिए, ये टीवी में अब ये पुराना हो गया है, अब ये पुराना हो गया है। और कोई देखिए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं देकर अगर आप दूसरी भूमिका पढ़ेंगी तो एक एंकर के नाते मैं टोकूंगा ना। मैं ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी कहानी सुनाने लगे। मैं दूसरी भूमिका नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो सिंपल सवाल पूछा आपसे और आप बिल्कुल जवाब दे भी रही थी। सरकार जी,
यस मैं मैम। वही बोल रही हूँ और मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि जो 21वीं सदी में विश्व भर में गौ माता को लेके इतने सारे मेडिसिनल वैल्यूज हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, संस्कार के तरफ मैं ये मुद्दा नहीं उस उठा पर तो रही हूँ विवाद कि नहीं है। एक गाय ढंग की से निष्ठा उपयोगिता है, और लेकिन क्षमता पे मैं विवाद बात नहीं कर है। रही हूँ कि उपयोगिता और जो हमें ये भी उपलब्ध करना है और हमारे नागरिकों तक पहुंचाना है, तो मैं मानती हूं कि जो आप एक लेजिटिमेट तौर तरीके से चर्चा करें, विवाद करें। देखिए, मैं जो उसके आपके नहीं है, पास मैं कह रहा हूं कि बहुमत जो लोग है और खाते आपके- हैं, अगर रिजिजू साहब खाते हैं, उनके परिवार जी। का लोग खाता है ना। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि वो जी। नहीं खाते, पर वो कह रहे हैं मेरे परिवार के लोग नहीं खाते हैं। शुरू में तो कहा है, जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। पर अच्छा है ना, कोई खा रहा है तो अपराध तो नहीं कर रहा है ना। मैं इतना ही जानना चाहता उनके हूं। प्रदेश में शायद बहुत सारे लोग खाते हैं और शायद उनकी जो प्रतिक्रिया है उसके प्रति आप मुझसे कोई बयान नहीं ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूं कि जो अरुण जेटली जी ने आज बयान दिया वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एक तरफ कोई बयान से तय नहीं करता है कि कानून कायदा क्या होना चाहिए। एक सिस्टम है, एक फॉर्मेट है और उस आधार पे हर एक प्रांत प्रदेश की जो नीति है, रणनीति है, वो अलग होती है और उनको सोचना है कि उनके जो लोग हैं उनके प्रति क्या है और क्या करना चाहिए। ठीक है। ओवैसी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ही के कार्यक्रम से ये विवाद हुआ पाकिस्तान वाला, इसका एक राजनीतिक पक्ष तो है। अगर इसे हम भावनात्मक और आस्था से ना जोड़ें तो महाराष्ट्र में जरूर 76 के बाद 95 का जो बिल था उसको राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भी बैन है। अगर कानून स्पिरिट के हिसाब से देखें तो लागू होने की मात्रा चाहे कहीं भी कम बेसी हो सकती है। यूपी में भी है, बिहार में भी है ना। तो जब बैन होता है तब हम हंगामा करते हैं, लेकिन जब जहां पर बैन लगा हुआ है उसको हटाने के लिए कोई हंगामा नहीं करता है। देखिए, महाराष्ट्र में जो बैन लगाया गया है वो बुल्स और बुलक्स के ऊपर है, और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, फडणवीस गवर्नमेंट ने जो पिटीशन हाई कोर्ट में दिया है उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि हिंदू आस्था का मामला है। कैसी अब बात कर रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हिंदू आस्था की बात कर रहे हैं। वहां पर यह कहा गया कि हमको बफलो को, सॉरी बुलक्स को और बुल्स को बचाना है, ये कहकर आर्ग्यू किया गया। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो एक मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर अरुण जेटली साहब उनकी तंबीह करते हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था नकवी को। फिर नॉर्थ ईस्ट के हमारे एमओएस होम कहते हैं कि मैं खाता हूं, बाद में वापस ले लेते हैं। देखिए, ये समझना ये चाहिए कि जितने मुसलमानों में जो कुरैश बरादरी के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो इसका रोजगार से रास ताल्लुक है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स नहीं खाते होंगे, वो कारोबार नहीं करते होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं खाते होंगे, मगर हिंदुस्तान में एक गरीब दलित, गरीब कुरैश बरादरी के मुसलमान, ऐसे ओबीसी के लोग खाते हैं, कारोबार करते हैं। एक ही झटके में 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए महाराष्ट्र में। मराठवाड़ा में अब तक 500 किसान खुदकुशी कर लिए। उन किसानों को राहत नहीं पहुंचा सकते आप, और बात कर रहे हैं कि बुलक्स और बफलो को बचाएंगे इसलिए कि आस्था का मामला है। तो ये बीजेपी का ये फसाड है कि एक बयान देता है, दूसरा एक बयान देता है, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आज कहते हैं कि नहीं, इसका हमारा आस्था से ताल्लुक है। हमने स्वास्थ्य की बात की। आपने मैडम, आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में आपने बार बार इस बात को कहा। मैं आप ही की बात के ऊपर बयान दे रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में क्या बयान दिया, वो आप भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि हंगामा महाराष्ट्र में बैन हुआ तब हुआ, लेकिन पहले भी कई राज्यों में प्रतिबंधित तो है ना। तो जहां प्रतिबंधित है वहां भी खाने पीने को अधिकार को चुनौती मिलती होगी, तो उनको हटाने के लिए तो पहले से कोई हंगामा नहीं होता, जैसे यूपी में है, जैसे बिहार में है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को मुझे पसंद नहीं है मगर मानना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, काउ स्लॉटर एक्ट को वैलिड करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर बुल एंड बफेलोस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।
महाराष्ट्र की बंबई हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे, मगर किसी को हरासा मत कीजिए, किसी को परेशान मत करिए। 5 साल की सजा, 7 साल की सजा। बफेलो एक्सपोर्ट को क्यों नहीं रोकते? इसलिए नहीं रोकते रवीश साहब कि आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा कि इसमें हमारे कई हिंदू भाई इसका कारोबार कर रहे हैं। 15% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया बफेलो में। और कांचा इलिया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, इसमें आस्था कहां गई? इसलिए इसमें आस्था नहीं है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम वो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनको पैसा मिल रहा है इसमें, पैसा कमा रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन चलिए, आप बिहार यूपी वाला तो मुझे आपसे जवाब नहीं मिला, पर 5 लोग हैं तो थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बार बार आस्था का मामला आ जाता है ना, पर उस धर्म के आईने से भी बहुत स्पष्टता तो है नहीं। अगर आप बहुत इतिहास में जाएंगे तो लोग मांस खा रहे हैं, बहुत लोग, जैसे आप एक लाइन होटल में जाएं तो चिकन वाला मांसाहारी ढाबा अलग मिलता है, शाकाहारी ढाबा अलग मिलता है, तो उसी तरह से बिना कानून बनाए ये चीज़ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? देखिए, मुझे इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है कि भारत में गाय को हमें एक आस्था के साथ जोड़कर देखते हैं। सावरकर ने तो कहा कि मां नहीं कहना चाहिए। देखिए, सावरकर जी का ने यदि कहा, मैंने उनका पढ़ा नहीं है। सुभाष घताड़े ने बड़ा भयंकर कोट दे के लिखा। सावरकर जी ने जो कहा वो वही अंतिम सत्य होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। काउ पर उनकी विवेकानंद जी ने जो कहा वो अंतिम सत्य हो सकता है। मैं जो मैं भारत में जो प्रचलित आस्था है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, प्रचलित आस्था में गाय को विवेकानंद जी प्रचलित आस्था नहीं समझते थे। You will be astonished if I tell you that according to old ceremonials he is not a good Hindu who does not eat beef. विवेकानंद जी ने देखिए, वो संदर्भ शेक्सपियर क्लब नहीं, ये संदर्भ पढ़ना नहीं, पासाडेना कैलिफोर्निया, ये संदर्भहीन उद्धरण है। मैंने जो उन्होंने दिया नहीं, स्वामी विवेकानंद वी कुरियन साहब ने भी कहा है कि जो बीमार गाय हैं उनको तो हटाना पड़ेगा। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, गाय को आस्था से हम देखते हैं और वो बात सही है, नहीं देखते हैं, और करोड़ों लोग उसको आस्था से देखते हैं, सिर्फ पूजा पद्धति से नहीं। और एक बात आपको मैं बता दूं रवीश जी, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, भैंस को कितना प्यार करते हैं लोग। मैं रवीश जान देते हैं भैंसे। रवीश जी, मैं एक बात बता दूं कि भारत में जो कुछ भी आस्था से हमने हजारों वर्ष से देखा, वो आज साबित हो रहा है कि वो आस्था विज्ञान से जुड़ा हुआ है। योग को जब स्कूल में किया गया, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंस्टांस दे रहा हूं। योग, मैं ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। योग को जब स्कूल में कहा गया तो पूरे हिंदुस्तान में ये हंगामा मचाया गया कि आप 2 साल पहले से बहुत सारे लोग योगा करते रहे। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा, तब इसमें स्वास्थ्य की चीजें आएंगी, विज्ञान की चीजें आएंगी। वो शीर्षासन वाली नेहरू की तस्वीर देखी है ना आपने? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री योगा करता था। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। इसका जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं तो इसको आस्था के एरिया में भी ले जाते हैं, तो ठीक से ये एक्सप्लेन नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, मैं तो भैंस भी पैसे, भैंस का दूध भी उतना आप अवसर दें तो मैं करूं। सॉरी, मैं यह कर रहा हूं कि गाय और भैंस में ऐसे तो मैं कहता हूं कि जितने कैटल हैं, कैटल फ्रेंडली होने की बात कही जा रही है कि जितने कम मांसाहारी हों, वेजिटेरियन मूवमेंट बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक गाय की बात है, गाय हिंदू संस्कृति में एक आस्था का महत्वपूर्ण विषय है। और उस गाय को, जिसको करोड़ों लोग पूजते हैं, उसके पीछे आप रैशनलिज्म देखें, रैशनलिज्म देखें। मैं उसमें नहीं कर रहा हूं। वो पूछते हैं, मैं उसमें कहां कंटेस्ट कर रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं, मैं फिर वो मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं भी जब छोटा था ना, तो पहली रोटी गाय को खिला के आता था। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग आज भी करते होंगे, तो उसी तरह से भैंस का भी मैं पूछ रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप बहुत सारी चीजों को जानने लगते हैं, तो फिर मैं विवेकानंद जी का क्या करूं? आप एक्सेप्ट करते हैं पहले? नहीं, मैं विवेकानंद जी ने गाय स्लॉटर, काउ स्लॉटर का विरोध किया है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है ना, तो पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि भाई हिंदू लोग पहले खाता था ना। देखिए, उसपे देखिए, जब खाता था कि नहीं, थियोलॉजिकल डिबेट में जाएंगे, इसके कई आयाम मिलते हैं। हिंदू कोई सेमेटिक रिलीजन नहीं है कि एक पुस्तक पर हम आधारित हैं। तो जब सेमेटिक नहीं है तो सब हिंदू मान के सब एक धारणा क्यों थोप रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आप डाइवर्सिटी एक्सेप्ट कीजिए, विविधता। कह रहा हूं, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल हो, यदि बीफ ईटिंग अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यदि अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो फिर राष्ट्रीय कानून ले आइए, फिर तो पूर्वोत्तर में भी लागू कीजिए। मैं जो यह आदत से जुड़ा हुआ प्रश्न है या अस्तित्व से जुड़ा हुआ, यदि फूड हैबिट है या अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यदि एक्जिस्टेंशियल प्रश्न है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। ये एक्जिस्टेंशियल प्रश्न मुझे बताइए कि जो बूढ़ी गाय हैं, जो पॉलिथीन खाती रहती, उनके लिए तो मैं किसी को उद्वेलित होते नहीं देखता। गौ हत्या का यह कोई तर्क नहीं है। जैसे इन गायों के लिए गौशाला खोली जा रही है, इसके प्रबंध किया जाए। जो जिस बात पर मैं आना चाहता हूं,
जो ओवैसी साहब कह रहे थे कि 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हाँ। मैं मानता हूं कि आज हो सकता है 5 लाख लोग अचानक उनका क्या होगा, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? यदि गाय के गोबर का और गौमूत्र का और गाय के दूध का वो लोग वो बिजनेस करें तो कमा सकते हैं। मैं कहता हूं गाय के गोबर से बायोगैस यदि निकाला जाए तो इस देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। और गाय के दूध में देखिए बहुत सारे जानवरों से दवा बनती है ना। देखिए मैं दोनों बात कर रहा हूं। गाय हमारी आस्था का प्रश्न है, इसमें कहीं हम नहीं मुकरते हैं। और आस्था कौन किसकी आस्था का है? मतलब वो पूर्वोत्तर राज्य वाले कहते हैं कि हमारी आस्था के नहीं, हम संविधान में आस्था रखते हैं। गोवा का मंत्री कहता है कि हम खाते हैं मतलब वो बताइए ना, आप ही का मंत्री कह रहा है, दो मंत्री। इसलिए संविधान में जब जेड.एच. लारी ने कहा कि इसको फंडामेंटल राइट्स में रखिए, तो संविधान ने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा है, जिससे कि अलग अलग राज्यों में परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाया जा सके। और मैं यहां बता दूं कि आज जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं, ये जेड.एच. लारी से सीखें कि देश में आस्था को और बहुमत की आस्था को किस प्रकार से देखा जाता है। बाबर से भी सीख सकते हैं, लेकिन बाबर को तो कभी आप खलनायक बना देते हैं, कभी आप नायक बना देते हैं। आप बाबर को ही लेके क्लियर हो जाइए करते हैं और कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को हम लाचारी मान रहे हैं। विवेक साहब जब ये कहते हैं कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वीकार करेंगे फिर? वैसे मायावती ने भी समर्थन किया है वैसे महाराष्ट्र वाले। देखिए फिर अभी ओवैसी साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि गाय के स्लॉटर पर और बफलो के स्लॉटर पर और बैल के स्लॉटर पर अलग अलग, गाय के स्लॉटर पर हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ये पहले से था, हाँ वो पहले से था। और दूसरी बात यह है कि बैल के स्लॉटर को उसमें बंद किया गया है। ये डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना जरूरी है। और ठीक है, मेरा मानना यह है कि जब आप हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर से अभी पूरी आप पीएचडी लिखवा देंगे यहाँ पर। वो मैं नहीं चाहता हूँ, वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब सिन्हा साहब कहते हैं कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, तो उन करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न क्या होता है जिनको ये हिंदू नहीं मानते? वो लोग करोड़ भी तो यहां रहते हैं। और आप केवल अपनी आस्था की बात जब करते हैं तो इसका मतलब दूसरे वाले जिनको आपने व्यक्ति नहीं समझा उनका क्या होगा? मैं 17.5-18% अस्पृश्य लोगों, तथाकथित अस्पृश्य शेड्यूल कास्ट लोगों की बात करना चाहता हूं, जो लोग खाते हैं। 8.5% जो ट्राइबल लोग हैं वो आस्था के हिसाब से गांव को नहीं आस्था मानते हैं। कौन कह दिया अभी? अरे आप मुझे बताइए, ट्राइबल के अंदर ट्राइबल बेल्ट में गए हैं आप झारखंड चलिए, छत्तीसगढ़ चलिए, गाय की पूजा होती है। और 18 ये देखिए, ये 18 करोड़ दलित की बात मत कीजिए। ये दलित की बात देखिए, आप गिनती आप कराएंगे। यदि आप नॉर्थ ईस्ट बताइए, नॉर्थ ईस्ट में कहां गाय की तक? रवि जी आपने मायावती की बात कही। मायावती ने समर्थन यदि नहीं किया होता, यदि दलितों में गौ मांस प्रचलित होता, दलितों में गाय की पूजा होती है, मायावती ने सपोर्ट किया। नहीं, सपोर्ट किस लिए किया ये आप वहां पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख करके कह रहे हैं। वो यहां पर ये नहीं कि राष्ट्र के स्तर पर कोई सपोर्ट कर रहा हो। मायावती, अगर मायावती जिस तरह से किरण रिजिजू या गोवा का मंत्री बीजेपी में रहते हुए आवाज उठा सकता है ना, गोवा के मंत्री ने तो अपना बयान वापस नहीं लिया है, तो बहन कुमारी मायावती जी क्यों मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के कानून का समर्थन कर रही हैं? तब जब 18% आपके हिसाब से जो दलित आबादी है। एक सेकेंड राकेश जी, हल्ला हो जाए। मैं देखिए, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं किसी पार्टी का, वो मैं नहीं कर रहा हूं, और न मैं एक नेता कह रही है ना। नहीं, आप अगर वो एक सरकारी फैसला और एक सामाजिक फैसला, ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते, कतई नहीं। आप महाराष्ट्र में फोन करके अभी करके पूछ लीजिए किसी दलित से कि कितने चाव से वो खाता है। महाराष्ट्र से पूछिए। महाराष्ट्र में भी बीएसपी है, बीएसपी की राष्ट्रीय नेता कहती है, आप बताइए मुझे, बीफ खाते हैं कि नहीं खाते दलित समाज के? वो अलग बात है, खाते हैं या नहीं खाते। अम्बेडकर जी की महार जाति ने बीफ खाना बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? अभी फोन करके बोलिए, कहां से बात करें? अभी फोन करके बताइए ना। मैं सबका समय चला जाए। देखिए, ये गलत बात है। गौ हत्या पे प्रतिबंध तो पहले से, ठीक है ना। बैल और बछड़े को बात को ले आके गाय की तरफ से उसको कवर में मत डालिए। देखिए, उसको कवर में मत डालिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी गौ हत्या पे प्रतिबंध है। वो बैल और बछड़े की बात है। गाय पर 2 तर्क देना चाहता हूं। आप बैल पे तर्क दीजिए। नहीं, मैं गाय पे नहीं जा। जब गाय पे प्रतिबंध नहीं है, बैल और गोवंश उस पे लिखा हुआ, बैल और बछड़े पे है, उसका तर्क दीजिए। देखिए, मुझे क्या बैल से भी हमारी आस्था जुड़ी हुई है? देखिए मेरा एक बात नहीं, मेरा एक प्रश्न आपको सुनना पड़ेगा कि आस्था, इंजीनियर साहब का समय नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आस्था और आस्था, उसके बाद वैज्ञानिक तर्क, ये दोनों जो है कालांतर में सोचे हुए हैं।
ये आस्था कब से पल्लवित हुई, इसका जरा शिनाख्त मुझे करा तो दीजिए। पीएचडी हो देखिए नहीं पीएचडी नहीं होने आप देंगे। बताइए समय बैल और अंतराल तो बछड़ा में बताना कौन सी पड़ेगा ना। संस्कृति आ गई? देखिए बैल और बछड़ा में बता सकते हैं। काव और उसके प्रोगनीज, हाँ। ये आस्था। बैल और बछड़ा में कब से आ देखिए गया? अभी तो गाय की पूजा हो रही थी। सवाल ये उठता है कि जब गौ हत्या पर गांव गांव में लोग बैल को दाग देते हैं, आपको तो मालूम ही है। हम लोग एक ही राज्य से आते हैं, दाग देते हैं कि नहीं दाग देते हैं? नहीं दाग अब के देखिए- छोड़ देते हैं, नहीं, उसको नहीं, फिर देखिए- मारते हैं। देखिए अब ये परिस्थितियां बदली हैं, लोग बहुत से शोध हुए हैं और शोध के बाद ये पता चला कि गाय की पूजा होती है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन आपने शुरू में नहीं कहा कि करोड़ों लोगों का आस्था बैल और बछड़े में भी? नहीं, देखिए बैल और बछड़े को जब कुछ राज्य ने जोड़ा है, उनके अपने तर्क होंगे, वो आस्था से जुड़ा हुआ तर्क नहीं है। इंजीनियर साहब। लेकिन इसमें एक बात मैं इसमें सिर्फ जोर देना चाहता हूं। देखिए जब हजारों वर्षों से गाय की पूजा होती रही और उसके बाद आस्था की हजारों वर्ष में तो लोग गाय खाते रहे हैं। हजार वर्ष मत रवीश जी, ये फैक्ट आप गलत पास करवा रहे हैं। नहीं, हम ये कहाँ गलत, गलत? ये कह रहे हैं हजारों वर्ष। आप मुझे बताइए ना, वो कालांतर बताइए, मैं या वो कोई नहीं, तथ्य बताइए, नहीं, कोई नहीं, पुस्तक का नहीं, प्रमाण मैंने दीजिए विवेकानंद जी कि को कब- कोट किया है। पुस्तक का प्रमाण दीजिए कि कब से गाय की पूजा होने लगी। आपने अभी बताया कि गाय का लोग मांस खा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि गाय का लोग पूजा होने लगी, एक सेकंड, कब से इसको होने छोड़- लगी? इंजीनियर साहब। मैं अपना वाक्य पूरा कर दूं, मैं वाक्य पूरा कर दूं कि जो आस्था का प्रश्न था उसको विज्ञान समर्थन कर रहा है। आस्था अरे भाई, आस्था कब से बन कौन गई, ये विज्ञान तो मुझे समर्थन बता करता है? दीजिए। विज्ञान गाय उपयोगी जानवर है, इसमें कोई विवाद नहीं है ना? तो भैंस भी उपयोगी जानवर है, वो क्यों मरे फिर? जो तुलना भैंस को क्यों काटने देते हैं फिर आप? वैज्ञानिक शोध ने गाय के दूध, गाय के पर यूरिन, इंजीनियर गाय के साहब, यूरिन, गाय एक के सेकंड, गोबर का इतना एक समर्थन किया वक्ता है। ने नहीं बोला तो है, ये एक मैं सेकंड। कहता हूं कि ये अध्यात्म और शोध ये भी पीएचडी वाला टॉपिक है। इंजीनियर साहब, फिर भी अगर एक तार्किक तरीके से अगर इस वक्त दर्शक हमारे इस बात को लेकर दोनों तरफ हिल रहे हों कि बात ठीक है, जायज है कि बहुत सारे लोग गाय की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ विवाद तो बैल और बछड़े को लेकर है, लेकिन फिर भी ये ले आए हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कारणों से खाते हैं, तो इसमें संतुलन का कोई रास्ता अपनाया जाए या अलग अलग बता दिया जाए, जैसे हाईवे पर ढाबा होते हैं? तो आप अपनी तरफ से ऐसे दर्शकों को क्या बता सकते हैं कि वो इस मसले को कैसे देखें? देखिए रवीश जी, मैं मानता हूं कि भारत एक बहुलतावादी देश है। यहाँ हर 10 किलोमीटर पर संस्कृतियाँ बदलती है, भाषाएं बदलती है, कस्टम्स बदलते हैं, ट्रेडिशंस बदलते हैं, आस्थाएं बदलते हैं। अगर ये दरअसल मुद्दा, असल मुद्दा ये है कि इस देश में कानून सेक्युलरिज्म के आधार पर चलेगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी की आस्था लेकर होगा, या सिर्फ एक समूह की आस्था को दूसरों पर थोपा जाएगा। पर एक शिकायत हमारा इसमें संविधान आती है ये इंजीनियर कहता है। साहब कि कई बार बहुसंख्यक कहते हैं कि अल्पसंख्यक की ही आस्था को ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, बहुसंख्यक की आस्था को भी जगह मिलनी चाहिए। ऐसी बातें आती हैं और इसको लेकर काफी सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाई जाती है। लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन, है ना? इसका सामना करते इस सवाल का, इसका जवाब दीजिए। जी, मैं कहता हूँ किसी की आस्था के आधार पर कानून और देश नहीं चलना चाहिए। देश चलना चाहिए तो नागरिकों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए चलना चाहिए। हमारे आर्टिकल 44 में जो 48 में जो ये मुद्दा है, वो साइंटिफिक एंड एनिमल हस्बेंड्री के मैनेजमेंट को लेकर है, आस्था को लेकर नहीं है। और बार बार यहाँ आर्ग्यूमेंट आस्था को लेकर किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक इस मुद्दे पर आस्था का मुद्दा इसको बनाना चाहिए। विविधता, हम असल मुद्दा ये है कि आस्थाएं सबकी अपनी जगह है। हम कैसे हमारे देश में एक साथ रहने के नियम बांधें। वो नियम अगर एक समूह अपनी आस्था दूसरे समूह पर थोपेगा तो निश्चित ही यहाँ राम मंदिर बनेगा, यहाँ गोहत्या बंदी होगी, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। असल में ये राजनीति गाय के साइंटिफिक मैनेजमेंट या एनिमल हस्बेंड्री के साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं की जा रही है। ये किसी एक समूह की आस्था को दूसरों पर थोपने के लिए की जा रही है और ये स्पष्ट नज़र आ रहा है।